बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश किया गया। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ पेश कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आज खत लिखा गया है, क्या 26वीं आईनी तरमीम पर फुल बेंच बन सकता है? जी, बन सकता है। ये अब आईनी तरमीम का तो ये वक्त मुझे नहीं, मैं इस पर क्या तबसरा करूँ। ये एक सादा सा हमारा अदालती निज़ाम था और उसमें बड़ी गुंजाइश थी बेहतरी की। अब मुझे बिल्कुल मेरा इस पर जहन है ही नहीं कि आईनी अदालत कौन सी है, कौन से जज आएंगे, कि हाई कोर्ट में क्या होगा। वो उनको शायद कोई जुडिशल कमेटी अपॉइंट करेगी, कमीशन अपॉइंट करेगा, वो उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया करेगा, वो उनको दूसरे सूबों में भेज दिया। मैं बिल्कुल इस वक्त जो है मेरा दिमाग जो मैं लगाने पे तैयार नहीं हूँ। एक सादा सी हमारी सुप्रीम कोर्ट थी और सिंपल सा हमारा एक निज़ाम था। इस तरमीम में कुछ अदालती इस्लाहत ऐसी होती हैं जिनके नतीजे में लोगों को इंसाफ जल्दी मिलता। अब वो एक अजीब सा आईनी उधर जाएंगे, गैर आईनी उधर होंगे, वो फुल कोर्ट होगा, फिर पता नहीं कितने उसमें जज। मैं अब मज़ीद इस पर जो है ना मुझे समझ आई है आज तक, ना मैंने इस पर ज़्यादा तबसरा की है। मतलब हुकूमत की कोई कमेटी होगी, वो जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी कि जज हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और फिर उसके बाद वो अपॉइंट करेगी। मतलब ये बिल्कुल एक, मैं इस पर कोई तबसरा करने को तैयार ना, मेरा बस एक होता है ना, तबीयत ही नहीं है इसके तबसरा करने की कि उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लेना है, फिर उसके बाद उनका तबादला कर दिया करेंगे और फिर पता नहीं क्या किया करेंगे। तो अदालती इस्लाहत तो कुछ और होती है ना, कि आप मुल्क के अंदर पुलिस की इस्लाहत अगर होती है तो ये तो नहीं होती कि पुलिस की इस्लाहत में आप कहेंगे जो है वो मतलब है कि 50 नए डिपार्टमेंट्स कायम कर दो पुलिस में। उसमें तो ये होता है कि आप ये रिफॉर्म्स करते हैं ना पुलिस के। तो ये तो एक ऐसी बस एक तरमीम हुई और मुझे नहीं पता कि किस तरह सिस्टम नहीं चल पा रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा मुल्क को। और ये बस अब हालात देखें ना आप, आने वाले दिनों के अंदर ये कैसे सस्टेन करता है और कैसे रहता है और कैसे अपने आप को चलाता है। मुझे तो उसका इल्म नहीं है बिल्कुल, मैं इस पर कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। इसीलिए दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास हुआ है, तो उसकी मैं प्रेस जो स्टेटमेंट वहाँ से आई है उसको मैं देख रहा था, तो उसमें मुख्तलिफ नुकात उठाए गए हैं। और एक तो ये है कि वो जो कांस्टेंट है ना इश्यूज़, उनके ऊपर बात हुई है। और वो दहशत गर्दी की अभी ख़बर आई है कि मज़ीद दहशत गर्दों को मारा गया, अटैक हुआ है सारा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो उसमें ज़ाहिर है कि कई महाज़ों पे मतलब ये हार्ड कोर टेररिज्म या हार्ड कोर जिसे कहना चाहिए कि कोई जंग नहीं हो रही, उससे हट के आज के दिनों में आज जो दौर है उसमें हाइब्रिड का सिस्टम भी, हाइब्रिड वॉरफेयर भी जारी है। और उसमें कश्मीर और गज़ा, ठीक है, दोनों का जिक्र है। उसके बाद ये मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान में, और उसमें जो है फिर सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और गैर मुल्की वफूद के यहाँ पे जो पाक फ़ौज आई थी उसकी तैनाती के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे पे तशवीश का इजहार। अच्छा, बाद सियासी अनासर के मज़ूम अज़ाइम के तसल्सल की अक्कासी, अदारों के दरमियान दरार, उसकी मज़म्मत हुई है। और जो है वो यही कि बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी राय की आड़ में जहर उगलने और झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के ख़ात्मे के लिए सख्त क़वानीन कराए। अच्छा, ज़रूरी है कि हुकूमत से मुतालबा हुआ है। और सियासी और माली फ़वाइद के खातिर जाली ख़बरें फैलाने वालों की निशानदेही करके, और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात की बात है। और बाकी जो है वो अफ़गान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की ज़रूरत है। इक़्तिसादी तरक्की का जिक्र है।
और ये वो इश्यूज़ हैं जो जिन पे इन दिनों बात चल रही है, और उसका भी फ़ौज की तरफ से जो है वो आज एक उनका स्टेटमेंट इस पे आया है। ये जो ख़िता है ना, इसमें ये गैर मामूली हालात हैं जो हम एक तवील अरसे से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि एक होता है ना गुड ओल्ड डेज, जो जैसे उस दिन आदिल नजम साहब ने भी बात की थी कि वो बड़े सुहाने दिन हुआ करते थे। एक ज़माना भी क्या, चंद साल पहले तक लोग प्लान करते थे अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा करेंगे। इतनी लंबी प्लानिंग होती थी, अगले साल गर्मियों की छुट्टियां आएंगी ना, तो उसमें ये फैमिली को लेके छुट्टियों यहाँ मनाएंगे। आज ये नहीं पता होता कि ये कल हमने क्या कल सुबह क्या हालात होंगे। मतलब, और ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इतनी गैर यकीनी है इस वक्त कि ये अब आप एक हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का प्लान बनाते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार अगले हफ्ते यार खुदा करे रास्ते खुले रहें, फ़्लाइट चलती रहे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक अनसर्टिनिटी जो है वो अपनी पीक पे है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो ये मैन मेड है, बाहर तो कहीं जंगें हो रही हैं, कहीं माशी बदहाली है, कहीं और बहुत सारी। पाकिस्तान में मैन मेड है, और पाकिस्तान में नहीं और कई मुल्कों में भी मैन मेड है। ये एक और हुकूमत गिर गई पिछले 24 घंटों में, और वो जो हुकूमत गिरी है वो गिरी है प्राइम मिनिस्टर, 73 साला प्राइम मिनिस्टर मिखाइल बार्निया, ठीक है। और ये जो हुकूमत है ये गिरी है फ्रांस में। फ्रांस की हुकूमत गिर गई है। अच्छा, ये वो फ्रांस की हुकूमत है जो कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अचानक इलेक्शन कॉल किए थे। उन्होंने कहा था कि ओह ये कहीं इंतहा पसंद राइट विंगर्स जो हैं, अच्छा वो राइट विंग के भी इंतहा पसंद हैं और लेफ्ट विंग के भी इंतहा पसंद हैं, और ये अपने आप को थोड़ा सेंट्रलिस्ट कहते हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो पार्टी है। तो इन्होंने स्नैप इलेक्शंस कॉल कर लिए, जिसके ऊपर वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी ने कहा कि भाई क्या ज़रूरत थी इसकी। इन्होंने एक जुआ खेला कि मैं इस वक्त शायद मेरी पार्टी सेंट्रलिस्ट जीत जाए प्रेसिडेंट मैक्रोन की। अब जो रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें दाएं बाजू की लिपिंग और एक्सट्रीम बाएं बाजू की पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पे, और इनकी शायद तीसरे नंबर पे, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी चौथे नंबर पे। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्या किया कि जो चौथे नंबर पे पार्टी थी इलेक्शन के नतायज में, जो चौथे नंबर पे थी पार्टी, उसका वजीर आज़म बना दिया। यानी सबसे ऊपर तो एक्सट्रीम राइट विंग, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, फिर उसके बाद मरकज, ऐसे रिजल्ट आया ना, मरकजी सेंट्रलिस्ट। जो चौथी रिपब्लिकन थी उसका बना दिया प्राइम मिनिस्टर ये जो मिखाइल बार्नियर जो है। अब ये जो है ये ना, ये किसी वक्त भी स्टेबल नहीं रहे। अच्छा, ये जो है 73 साल इनकी एज है, लेकिन ये जो है ये इसलिए इनको ज़रा थोड़ा सा लाया गया और कोशिश, क्योंकि ये ब्रेग्जिट में था कि शायद दोबारा ब्रेग्जिट की बातचीत चले। अब ये हुआ कि नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ, और नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में ये जो है ये सिर्फ 90 दिन के अंदर ये वजीर आज़म रहे और उसके फारिग हुए। अब रह गए प्रेसिडेंट मैक्रोन। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने पहले कुछ 2-3 हफ्ते या पूरा महीना लग गया था उनको वजीर आज़म ढूंढने में। उन्होंने कहा था मैं लिपिंग का जो राइट विंग है उनका तो किसी सूरत नहीं लूँगा, जो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट है उनका भी नहीं लूँगा। तो अब वो वजीर आज़म ढूंढना है उन्होंने। अच्छा, मैक्रोन जो है वो जाहिर है कि वो इनकी ये 5th रिपब्लिक कहलाती है। बड़ा टर्मोइल आया था ये दूसरी जंग अजीम के बाद जो है ना, तो 4th रिपब्लिक कोलैप्स हो गई थी। फिर ये 5th रिपब्लिक इसको इसलिए कहते हैं कि चार्ल्स डिगॉल ने बनाई थी कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स होंगी। उससे पहले वो 1st, 2nd, 3rd रिपब्लिक को छोड़ दें, नेपोलियन वॉर्स हुई और उसके दौरान इनकलाब फ्रांस, और वो उस ज़माने में बनी थी। लेकिन इशू ये कि कई दफ़ा जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये जो थी ये 5th रिपब्लिक कहलाती है। और ये 5th रिपब्लिक इसलिए बनाई, उन्होंने कहा कि मजबूत इस्तेकाम आ जाएगा, और इस्तेकाम के नतीजे में सदर मजबूत होगा। सदर नामजद किया करेगा वज़ीर आज़म को, जो कि पार्लियामेंट को जवाब दे होगा। तो एक तरह से सदारती निज़ाम करके चार्ल्स डिगॉल ने 1958 में यहाँ पे नाफिज किया, उसको 5th रिपब्लिक कहते हैं। वो जो 4th रिपब्लिक थी वो 46 से 58 तक गिर गई थी, क्योंकि इतने वज़ीर आज़म आए और गए, आए और गए, आए और गए।
तो उन्होंने फिर अपना आइन चेंज कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान नहीं लग रहा, वज़ीर आज़म आए गए, तो उनकी ये सूरत हाल जो है ना बड़ी अजीब सी। अब उसके बाद ये हुआ कि ये एक नया आइन बनाया, फिफ्थ रिपब्लिक चलती गई। ये 2017 में ये भी ख़त्म हो गया था फिफ्थ रिपब्लिक। वहाँ पर अगर आप उनका ये कंसेप्ट देखें ना फ्रांस की पॉलिटिक्स का, तो फिफ्थ रिपब्लिक भी फारिग हो चुकी है, क्योंकि इतने वज़ीर आज़म उसके बाद मेरे 5-6 वज़ीर आज़म तो मैक्रों के दौर में आ चुके हैं, और वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, मैक्रों जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनके 2-3 साल हैं अभी, लेकिन इशू ये है कि वो थोड़ा सा सुकून में भी आ गए थे कि भाई एक चलो वज़ीर आज़म बन गया है, और वज़ीर आज़म उस पार्लियामेंट के अंदर डोमेस्टिक मसले उससे वोल करेगा, मैं ये बाहर के रोल अपने निपटाता हूँ। तो सऊदी अरेबिया में थे, और फ्रांस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, प्रेसिडेंट मैक्रों लेबनान के अंदर, इराक के अंदर। ये मैक्रों का फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अब वो वहाँ से, और अगले हफ्ते जनाब ये अभी कल या परसों पहुँच रहे हैं वहाँ पे ट्रंप ने पेरिस में, वो नोटर डेम कैथेड्रल, और 150 जो है वो 50 दुनिया भर से शायद रहनुमा आ रहे हैं, और ट्रंप ने ऐलान किया हुआ आने का, और साथ ही हुकूमत गिर गई। तो ये एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस है, और बड़ा अजीब क्राइसिस है, क्योंकि बजट पेश वहाँ पे अब कौन करेगा? वज़ीर आज़म हो सकता है अपने किसी लॉयलिस्ट को वो चुने, अपने वज़ीर दिफा को या किसी को, लेकिन एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, और इस टर्मोइल में हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं उन पे दबाव पड़ रहा है कि आप जो हैं वो आप इस्तीफ़ा दे दें। सदर का डायरेक्ट चुनाव होता है वहाँ पर, जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो डायरेक्ट होता है। फ्रांस में लोग बराह रास्त चुनाव करते हैं सदर का। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे अमेरिका में है ना, अमेरिका में तो ये है कि आप पहले जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज को लोग वोट डालते हैं, फिर इलेक्टोरल कॉलेज जाके जो है वो सदर को मुंतखब करता है। फ्रांस में डायरेक्ट लोग सदर को, सदारती निज़ाम है, और सदर के पास सारी पावर्स हैं, लेकिन वो सदर जो है वो अपनी पावर्स, बहरहाल अगर नीचे पार्लियामेंट ही ऊपर नीचे हो रही है तो फिर तो मुल्क भी तो चलाना है ना। तो ये भी हो सकता, अब प्रेशर आएगा प्रेसिडेंट मैक्रों पे कि आप खुद इस्तीफ़ा दे दें, हालांकि वो किसी तरह से पाबंद नहीं है इस्तीफ़ा देने के। अच्छा, तो ये इसमें जो है ये अब इशू ये कि ये इसमें देखना ये है कि ये अब आने वाले दिनों में ये किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे, और क्या वो वहाँ पर ये सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, सेकंड स्लाइड अगर हम देखें तो 3 ब्लॉक्स हैं वहाँ पर, यानी फ्रेंच पार्लियामेंट में 3 ब्लॉक्स हैं, और 3 ब्लॉक्स में जो है वो कुछ पार्टियाँ जो है वो मिखाइल बार्नियर की हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। अब वो है रिपब्लिकन पार्टी के, जो कि तीसरे नंबर पे है रिपब्लिकन पार्टी, उसके उन्होंने चुने। यानी अगर आप देखें ना तो इसमें जो ब्लू नज़र आ रहा है ना कलर, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के बंदे को उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया। वो कितनी छोटी पार्टी है उनकी। और जो बड़ी पार्टियाँ हैं, न्यू पॉपुलर फ्रंट और नेशनल रैली और ये सारी पार्टी, इनको छोड़ छाड़ के उन्होंने, तो ये एक वहाँ पे क्राइसिस है। और देखना ये है कि वो क्राइसिस से अब फ्रांस अपने एक पॉलिटिकल केओस में चला गया है। फ्रांस अपने पॉलिटिकल केओस में, और जाहिर है कि नेटो का अहम मुल्क, और फ्रांस जो है प्रेसिडेंट मैक्रों वो एक मजबूत यूरोप की बात कर रहे हैं इस वक्त। मतलब यूरोप के अंदर इस वक्त बहुत टर्मोइल है। एक तो जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, और जॉर्जिया में हंगामे जो हो रहे हैं वो रशिया और वेस्ट या अमेरिका की आपस में जो प्रॉक्सी वॉर है वो जॉर्जिया के इलेक्शंस में सामने आ रही है। जॉर्जिया में पहले भी जो रेवोल्यूशन, कलर रेवोल्यूशन और ये सारे जॉर्जिया में आए थे, तो वो भी एक तरह से हम समझे प्रॉक्सी थी। दूसरा जो है मामला ये हुआ है ये फ्रांस के अंदर हुकूमत, लेकिन फ्रांस के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स, उसमें अमेरिका वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ्रांस के खुद ही अंदर वो वहाँ पे एक इंतहा पसंद, और जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी इंतहा पसंद है, जो राइटिस्ट एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं वो भी हैं, उनका इत्तेहाद हो गया हुआ है। एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट का इत्तेहाद है आपस में, और जो इत्तेदाल पसंद है बीच में वो फंसे हुए हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो नाकाम मार्शल, जो कि 6 घंटे के बाद उठा लिया गया जनूबी कोरिया में। और वहाँ पर जनूबी कोरिया में अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो फ़ौज के सरबराह थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उन्होंने कहा मैंने तो टीवी पे देखा था कि मार्शल लॉ लग गया, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैंने टीवी देख के मुझे पता चला। उनसे पूछगछ हो रही है ना कि आपने मार्शल लॉ कैसे लगाया है, तो कहते हैं मैंने तो टीवी से मुझे पता चला
कि ये जो है ये माशाल्लाह मुल्क में लग गया, मुझे तो इसका इल्म नहीं था। और उन्होंने सारा जो मलबा है वो उन्होंने वज़ीर दिफा जो हैं उनके ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई वज़ीर दिफा जो है वो उन्होंने ये सारा कदम उठाया है और जो वज़ीर दिफा है उसको जो भी करना है करो भाई, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो टीवी देख रहा था, मुझे तो इतला मिली कि माशाल्लाह लग गया मुल्क के अंदर। अब जो वज़ीर दिफा हैं उनको वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इम्पीचमेंट की तैयारी हो रही है। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो इम्पीचमेंट का तरीका ये, अगर थर्ड स्लाइड हम दिखा सकें तो इम्पीचमेंट का तरीका जो है वो बड़ा 300 सीट्स हैं, 2/3 अक्सरियत चाहिए इम्पीचमेंट के लिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए और बड़ा सादा सा है। 300 सीटें तो 2/3 अक्सरियत का मतलब है 200 हो गई ना, 200 वोट चाहिए इम्पीच करने के लिए और 192 वोट हैं ऑपोजिशन के पास, 192 वोट हैं। 8 वोट चाहिए उनको योंसुक की पार्टी से, हुक्मरान पार्टी के 8 वोट अगर मिल गए तो 200 हो जाएंगे पूरे, 192 में 8, 200 और 200 के बाद जो है वो इम्पीचमेंट हो जाएगी, यानी मुआवजा हो जाएगा। और मुआवजा होने के बाद फिर ये उनके इख्तियार छीन लिए जाएंगे और वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ की 9 में से 6 जज जो हैं अगर उन्होंने सदर के इख्तियार रखे अपनी जगह, यानी सदर की इम्पीचमेंट, यानी उसके उनको जो पार्लियामेंट ने फैसला किया है 2/3 मेजॉरिटी का, तो सदर को ओहदे से हटा दिया जाएगा। सदर के ऊपर जो है इस बात के इम्कानात हैं कि गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया जाए, क्योंकि वज़ीर दिफा जो हैं और ये जो फ़ौज के सरबराह हैं वो भी अपने आप को बचा तो रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन जाहिर है कि फ़ौज के सरबराह चूँकि अमेरिका साउथ कोरिया की आर्मी वहाँ पे मतलब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उनके ऊपर इम्पोर्टेंट, शायद फ़ौज के सरबराह को शायद नहीं, लेकिन वज़ीर दिफा जो है वो ज़रूर अंडर द बस उनको फेंकने के लिए जो है, सदर के तो खैर ख़त्म हो गई पावर्स वगैरह, शायद मुकदमा चलें शायद, लेकिन ये कि चूँकि नाकाम बगावत का हो रहा है कि वो क्योंकि फ़ौज जो है उसने, उनके सरबराह ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था मार्शल लॉ लगाने के लिए, पता चला मार्शल लॉ लगे तो मैंने तो उठाया है, ये मार्शल लॉ वापस मैंने उठाया है, सदर ने नहीं उठाया। उस सदर कह रहा है कि मैंने उठाया मार्शल लॉ वापस। तो इस फड्डे में वो एक अजीब वहाँ पे मामला हो गया है कि फ़ौज के सरबराह ने बयान दे दिए सदर के बारे में, वज़ीर दिफा और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं। अभी तो वज़ीर दिफा के खिलाफ शुरू हुई हैं, सदर तो अभी मौजूद है अपनी जगह, लेकिन सदर अब क्या करेगा, क्या सदर रहेगा, सदर क्या इस्तीफ़ा देगा, पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, अमेरिकन ने बाकियों ने सब डंप कर दिया। ये मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा बात कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा टर्मोइल खड़ा हुआ है पैसिफिक में, क्योंकि ये दोनों अमेरिका के बड़े मजबूत इत्तेहादी हैं। जो साउथ कोरिया है बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और ये मुल्क जो है इसकी 4-5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की और इसकी ब्रांड्स बड़ी पॉपुलर हैं। कोई भी मुल्क होता है वो अपनी इंटरनेशनल ब्रांड्स के हवाले से बड़ा पहचाना जाता है। तो पाकिस्तान में 2 बड़ी मशहूर ब्रांड्स हैं, वैसे तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, 2 ब्रांड्स बड़ी मशहूर हैं, एक है LG और एक है सैमसंग, ठीक है, उसकी क्या अब ये दाइवू ये वो सारी, लेकिन ये जो है ना LG और सैमसंग जो है ये इनकी 2 बड़ी मशहूर जो है वो इनकी ब्रांड्स हैं, सैमसंग ख़ास तौर पे। अच्छा, अब ये है कि वो जाहिर है कि वो कोरिया वहाँ पर बेसिस हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अमेरिका को इतना पॉलिटिकल टर्मोइल, गैर मकबूल सदर ने पैनिक में आके लात मार दी, मार्शल लॉ लगाया, पब्लिक सड़कों पे आ गई, पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। अमेरिका इस मौके पे जो है ना ये देखता है कि ये पब्लिक सेंटिमेंट्स अपने हुक्मरानों की तरफ ही रहे, हमारे खिलाफ ना चले जाएं। मतलब ऐसा ना हो कि साउथ कोरिया में हमारे खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाएं, तो वो फिर इस किस्म की जो भी गैर मकबूल क़यादत होती है ना उसको वो डंप कर देते हैं। मतलब चाहे वो जापान हो चाहे किसी भी मुल्क का हो, क्योंकि वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि ये बंदा जिसके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पे निकले, हम किसी भी तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी वो बिल्कुल पीछे हट के अमेरिका उसको साइड पे। बाद में जो होता है वो देखा जाएगा, बाद में वहाँ पे
अब्दुल फताह जो है वो आते हैं सीसी या हुस्नी मुबारक की जगह, वो बात की बात है, लेकिन वो फ़िलहाल जो है वो ठीक है भाई, वहाँ पे जो है वो जो भी पब्लिक कह रही है उस बंदे को लेकर आ जाओ, जैसे इजिप्ट में हुआ था। तो अखवान आ गए थे, अखवान की गवर्नमेंट आई, कुछ अर्से के बाद वो चली गई अखवान की हुकूमत। अच्छा, अब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली कि वहाँ पर टर्मोइल एकदम से सारे माहदे, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करना था, लॉयड ऑस्टिन ने जाना था, वो शायद अब जा ही नहीं रहे, 2+2 और 3+3, और ये तो कोरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ख़ासतौर पे कोरिया का टर्मोइल उस वक्त जबकि मजबूत इत्तेहाद एक नया सामने वजूद में आ गया है, और वो इत्तेहाद जो है वो है शुमाली कोरिया, चाइना और रशिया। ये तीनों खामोश हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया साउथ कोरिया के इस इंटरनल क्योस पे, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन एक बात और मैं चाइना के हवाले से यहाँ पे बताता चलूँ कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ओली, वो 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस नेपाल पहुँच गए हैं, और ये उनका पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इंडिया की जगह चाइना का दौरा किया। कुछ मसाइल चल रहे थे दरमियान में, क्योंकि दूसरी हुकूमतें आगे पीछे आती रहीं, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो नेपाल का है उसके हवाले से कुछ कन्फ्यूजन था बीच में कि वो उसका टाइम, उसका आगे पीछे डिले हुआ, हुकूमत आई थी। तो इस दौरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि नेपाल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्रेमवर्क तय हो गया है कि जी, फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि इस दिन, इस तारीख को ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। और थोड़ा सा उसके ऊपर जो मुसव्विदा था उसके ऊपर कोई इशू चल रहे थे। तो इस दौरे में अगर आप मुझसे पूछें ना, वैसे तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई बात हुई है इस दौरे में प्राइम मिनिस्टर ओली की, तो वो ये बात हुई है कि वो उसमें उन्होंने फ्रेमवर्क, ये मैं काठमांडू पोस्ट यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 22वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें, नेपाल एंड चाइना साइन बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन हुआ है, ठीक है ना। और फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि जो डिसएग्रीमेंट्स थे ओवर टर्मिनोलॉजी, मतलब मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर इशू चल रहे थे ड्राफ्ट के, ये काठमांडू पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, तो उसको ख़त्म करके जो फाइनल ड्राफ्ट सामने आया और उसके ऊपर जो है वो एक फ्रेमवर्क तय हो गया। अच्छा, ये जो है अब यहाँ पर देखना ये है कि ये यानी 2 हुकूमतें गिर गईं। एक हुकूमत फ्रांस में गिरी, एक हुकूमत गिरी जनूबी कोरिया के अंदर, माशाल्लाह बैकफायर हो गया। तीसरा जो है वो बशारुल असद क्राइसिस में आ गए हैं। बशारुल असद, क्योंकि बशारुल असद क्राइसिस में इसलिए आ गए हैं कि वो जो सारे रेबल्स या बागी या जो भी कहा जाए उन्हें, अबू मोहम्मद अल गुलानी जिनकी क़यादत कर रहे हैं, ये अबू मोहम्मद अल गुलानी जो हैं भयात तहरीर शाम के जो कमांडर, ये नुसरा फ्रंट में रहे, नुसरा फ्रंट अलकायदा के साथ, और फिर इनकी बड़ी खूनी जंग हुई दाइश के साथ, आपस में ये ग्रुप जब लड़े सारे। तो ये जो है ये वहाँ पर बढ़ते आगे ये काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर हम नक्शा देखें उनका, हु कंट्रोल्स व्हाट, तो हमा शहर जो है वो हाथ से निकल गया। अच्छा, हमा शहर जो है ये, अगर इस मैप को हम सीरिया के मैप को देखें 4 स्लाइड, तो हमा शहर जो है वो यानी वो जो साहिली इलाका था ना, साहिली इलाका जो वो आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, साहिल यानी मेडिटेरियन सी नज़र आ रहा है। तो हमा जो है वो लेबनान, यानी आप समझें कि वो साहिल के करीब है, और तारीखी शहर हमा का वहाँ पे कब्ज़ा हो गया। वो वहाँ पर कब्ज़ा होने का मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा अगर हाउस में चले जाते हैं या वो आगे जाते हैं दाएं बाएं, तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेमास्कस भी यहाँ से दूर नहीं है, इस शहर से डेमास्कस भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर ये कब्ज़ा हुआ है, और ये कब्ज़ा इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस कब्ज़े के बाद जो है वो गिरफ्त बशारुल असद की कमज़ोर हुई है। ये बात मैं
दोहरा रहा हूँ दोबारा, इस वक्त जो है वो टर्की कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, यूएई, सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किस तरह हल हो। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जो इस पर टर्की भी इसलिए अब खुश नहीं है क्योंकि ये जो विंग आ गए हैं सारे, तो इसमें कुर्द गायब हो गए हैं, तो जो पीकेके वाला फैक्टर था वो तो गायब हो गया है दरमियान में। और ये एक एक्सट्रीम, अच्छा ये जो नुसरा फ्रंट से अलग होकर फिर हयात तहरीर शाम इन्होंने बना ली थी, मैंने पहले बताया था कि उसमें क्रिश्चियन ये मॉडरेट पेश कर रहे हैं अपने आप को कि हम जी बहुत ज़बरदस्त हैं और अगर बशार अल असद हट जाए तो हम आ जाएंगे उसकी जगह। लेकिन ये वही है जो कि ज़ाहिर है कि एक एक्सट्रीम, जिनको आप कह सकते हैं कि सलफ़ी ग्रुप या जो सलफ़ी नुक्ता नज़र के जो हैं या जैसे भी कहें, तो वो अमेरिकन या बाकी अरब ममालिक या ख़ुद टर्की शायद इनको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन ये क्योंकि टर्की को तो इशू सिर्फ पीकेके से था ना, ये तो एक नया ग्रुप आगे आ गया और वो कुर्द भाग गए बीच में से, अभी बढ़ता जा रहा है आगे वो रशिया। और अच्छा, इसके बारे में जो है वो अब एक नया आज अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरिया, ये ध्यान में रखें, क्योंकि सीरिया की जो मेडिटेरियन सी तक आउटरीच है ना, वो सीरिया के अंदर रशिया की प्रेजेंस इम्पैक्ट ना सिर्फ मशरिक वस्ता को करती है बल्कि अफ्रीका के अंदर जो जो रशिया की प्रेजेंस है, देखिए ना, ये चाड और माली और इधर उधर सारे फ्रांस बेसिस सारी ख़त्म करवाई है ना वैगनर ग्रुप, तो उधर ये पूरी ये अफ्रीकन कोर की डिप्लॉयमेंट है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये अफ्रीकन कोर की रशिया की डिप्लॉयमेंट है इन मुल्कों में बाकायदा रशिया की। तो इस बात के इम्कानात हैं कि यहाँ से जो है वो कुछ फ़ौजों को या कुछ यहाँ से जो अफ्रीकन कोर है वहाँ से मूव करके रशिया जो है वो ले जाए इनको सीरिया के अंदर। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया ना कि ये अफ्रीकन कोर बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रशिया, लेकिन रशिया के लिए बड़ा आसान होगा कि यहाँ से मूव करके ले जाए, क्योंकि पूरा जोग्राफी यहाँ की तब्दील हो जाएगी। अगर सीरिया निकला, हुतीज़ को नुकसान होगा, सीरिया के वो जो रशिया के बहुत करीब हैं। ईरान जो है वो इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि ईरान वहाँ पर जाके लड़े, इराक जाएगा तो वो भी इसमें क्योस में घुस जाएगा। तो ये एक बशार अल असद क्या सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं सर्वाइव कर पाती उनकी हुकूमत, और क्या दमिश्क उनके पास रहता है या नहीं रहता, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो घमसान की लड़ाई हो रही है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ट्रम्प साहब आ गए गजा का मसला हल करवाने, ट्रम्प। और वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको स्काई न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया है, स्काई न्यूज़ का अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, ये वज़ीर आज़म कतर के जो हैं 21वीं स्लाइड, उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है, ये वही बात जो मैंने आपसे चंद रोज़ पहले इस प्रोग्राम में डिस्कस हुई थी कि उन्होंने जो लिंडसे ग्राहम है उनके थ्रू मैसेज भेजा था नेतन्याहू को भी और बाकी लोगों को भी कि 20 जनवरी को जब मैं आऊं तो मुझे यहां पे जंग बंदी चाहिए। अब कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, इसको इस स्लाइड को एक दफा, ये ट्रंप करवा रहा है, बैठा बाइडन हुआ है। सीज फायर कौन करवा रहा है? ट्रंप वांट्स गजा सीज फायर डील बाय द टाइम ही टेक्स पावर। तो कतर दोबारा मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो गई है और मुज़ाकरात अब गालिबन कतर में हो रही है। उसमें इजिप्ट भी है, हमास भी है, ये मोसाद के सरबराह भी सारे पहुंच गए हैं और ट्रंप टीम पहुंच गई है। ट्रंप टीम बाइडेन टीम को बता रहे हैं वो कि जी ट्रंप टीम एक्टिव हो गई है, और जो इसराइल के वजीर खारजा है उन्होंने ब्लिंकन से मुलाकात की है, लेकिन जो एक्टिव हो गई है वो टीम ट्रंप की अभी से एक्टिव हो गई है। ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया है। उसमें शरीक नहीं थी शायद। एक नाम बहुत आने वाले दिनों में चंद नाम बड़े इंपॉर्टेंट हमारे सामने रहेंगे। ये नए नाम है लेकिन अब हमें ज़रा जहन में इन नामों को रखना है। एक तो है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ जो हैं ये मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं
और ये वो हैं जो इस वक्त जिन्होंने कतर के अमीर कतर से चंद रोज़ पहले और फिर नेतन्याहू से मुलाकात की थी, और ये इस वक्त जो है ये जो ट्रम्प टीम है उनकी तरफ से ये जो स्टीव विटकॉफ हैं ये आगे हैं और ये मुज़ाकरात में शरीक हैं। इनका कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इनकी रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं कई अरब ममालिक में, अमेरिका में और इसराइल में। तो ये एक बड़े मारूफ बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट टाइकून है, और ये मशरिक़ वुस्ता में ट्रंप की नुमाइंदगी यानी नुमाइंदा खुसूसी हैं उनके। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में कई और शख्सियात भी घुसी हुई हैं। मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ एक ये नहीं होंगे, मशरिक़ वुस्ता में एक जैसन ग्रीन बेल्ट होंगे, वो ट्रंप के बड़े पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी मशरिक़ वुस्ता पे एडवाइस कर रहे होंगे। दूसरे जो हैं वो डेविड फ्रीडमैन होंगे। डेविड फ्रीडमैन जो है वो अमेरिका के इसराइल में साबिक सफ़ीर रहे हैं, वो भी एक्टिव होंगे। और तीसरी शख्सियत है रॉबर्ट ओब्राइन, वो भी एक्टिव होगी। मशरिक़ वुस्ता में 3-4 लोग, तो एक तो ये हो गए ना, फिर बाकी सेंटकॉम, पेंटागन, CIA वो तो सारे होंगे, लेकिन जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हैं वो 2 शख्सियत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो कि स्टीव विटकॉफ है, जिनकी सरकारी हैसियत है कि ये नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता है। लेकिन एक और शख्सियत भी है, और वो जो शख्सियत है वो साइड लाइंस पर कहीं एक्टिव रहेगी, और वो जो है वो एवी बेर्तिकोव्स करके, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि वो जैरेड कश्नर के दोस्त हैं, यानी जो जैरेड कश्नर के जो दोस्त हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और मशरिक़ वुस्ता पे एडवाइस वगैरह करें, तो वो जो वो शख्सियत होगी जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने फाल नजर आएगी। ये भी रियल स्टेट की है, जेल में रखें, ये भी कारोबारी शख्सियत है। वो जो दूसरी शख्सियत जो जैरेड कश्नर के साथ जो एवी जो है वो भी जो है वो डिप्लोमेटिक कैरियर नहीं, वो भी कारोबारी शख्सियात है। तो ज़्यादा वो शख्सियात मशरिक़ वुस्ता में एक्टिव हैं जो किसी न किसी तरह से कारोबार से बिजनेस इंटरेस्ट हैं जिनके। सवाए आप इसमें देख लें, अगर आप इसमें डेविड फ्रीडमैन को निकाल लें जो कि सफ़ीर रहे हैं, तो बाकी शख्सियत आपको ऐसी नज़र आएंगी जिनका कोई तवील डिप्लोमेटिक कैरियर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो स्काई को आज इन्होंने कंफर्म किया, जो वज़ीर आज़म हैं, ये 2-3 महीने से बिल्कुल खामोश मुज़ाकरात पड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद जो है ये जो वज़ीर आज़म कतर, जो कि बहुत फाल रहे हैं बाइडेन दौर में भी और अब भी, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, स्काई न्यूज़ का फिर मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सीज़ फायर डील चाहिए बाय द टाइम ही टेक्स पावर। तो इसलिए एक्टिव हो गया है दोबारा, जो है वो कतर भी एक्टिव हो गया है, इजिप्ट भी एक्टिव हो गया है, ये सारी शख्सियात जो है ये एक्टिव हो गई हैं। और जो इसराइल का वज़ीर ख़ारजा है सार, उसने वाशिंगटन में एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। सेक्रेटरी ब्लिंकन को यकीनन इल्म है कि अब मैं एक लेम टक हो गया हूँ, और अब चूँकि ट्रंप की टीम कूद गई है बीच में, और कतर और इजिप्ट और बाकी सारे मुल्क अब बात कर रहे हैं ट्रंप के लोगों से। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात हुई, अभी जस्टिन ट्रूडो ने खाना खाया उनके साथ ना, ट्रंप के साथ चंद रोज़ पहले। तो ट्रंप के साथ खाने के बाद वो इधर उधर ये टैरिफ लगेंगे, ये लगेंगे, तो ट्रंप ने आगे से उनको कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप 51st स्टेट बन जाए अमेरिका की। ये बाकायदा उन्होंने बात की। तो ट्रंप जो है वो कनाडा को, तो वो मतलब है कि वो जो है वो उनका जो मैसेज अब जा रहा है, अभी तक उन्होंने साउथ कोरिया पे टर्मोइल पे कोई बयान नहीं दिया ट्रंप इंतज़ामिया ने। लेकिन जाहिर है कि कर्ट कैम्बल और बाकी जो लोग हैं वहाँ पे, ये सारे अब एक तरह से निकोलस बर्न्स या बाकी जो लोग हैं वो तो अब नेमडक हो गए। कोरिया में जो कुछ हुआ है, तो ये इसको कोई तस्लीम नहीं करता कि कोरियन के प्रेसिडेंट ने और मार्शल लॉ डिक्लेयर किया हो, फौज को कहा हो कि आप संभालो, अमेरिकन को बताए बगैर, जिनके मतलब, लेकिन वो इतना पब्लिक रिएक्शन आएगा इसका शायद वो यहाँ मिसकैलकुलेट कर गए। अब ये कि वो बचाने की पोजीशन में भी नहीं है, उनके इत्तेहादी है बड़ा करीब, और साथ ही जापान के अंदर टर्मोइल है।
तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मशरिक़ वस्ता, अच्छा जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, वही प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपस में दोनों की लड़ाई हो रही है, हंगामे हो रहे हैं, एक रशिया के साथ, एक जो है वो नेटो और EU के साथ, और वो मतलब वहाँ पर भी हंगामे हो रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये जॉर्जिया से आप शुरू करें और फिर उसके बाद आप चले जाएं सीरिया में, ये अभी नए नए जो फ्रंट्स खुले हैं, फिर उसके बाद आप चले जाएं फ्रांस की गवर्नमेंट का कोलैप्स होना 24-48 घंटों में, फिर आप देखें ये साउथ कोरिया, ये नए फ्रंट्स हैं। और जब आप विड्रॉ करें, अगर रशिया विड्रॉ करता है वहाँ से ट्रूप्स को, थोड़ी सी मैंने आपसे कहा कि ये मेडिटेरियन सी की जो साहिल हैं, तारतरस की बंदरगाह और जहाँ तक पहुँच गए हैं ये सारे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए। अगर वो एग्जैक्ट तो तादाद मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में रशियंस जो हैं वो वैगनर ग्रुप हो या उनके प्रॉपर ट्रूप्स हो वो मौजूद हैं इस वक्त अफ्रीका में। तो अफ्रीका से वो मोबिलाइज़ करेंगे या ये है कि वो कहाँ से करेंगे। अब इसके ऊपर जो है अभी से जो यूक्रेन का मीडिया है वो अभी से इसके ऊपर बात कर रहा है कि जी ये 14 स्लाइड हम दिखा दें। कीव इंडिपेंडेंट कह रहे हैं कि रशिया टू सेंड मर्सनरीज टू सीरिया टू रीइंफोर्स इट्स ट्रूप्स, और ये यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने क्लेम किया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ ना कि रशिया के पास ये इतलात है कि जो लोग यहाँ आए हैं वो यूक्रेन से उनका ताल्लुक है। यूक्रेन ये कह रहा है कि जी हमसे लड़ने के लिए वो मर्सनरीज को भेज रहे हैं सीरिया में, मतलब सीरिया से, हमसे तो नहीं, सीरिया में तो दूसरी कुव्वतें हैं, लेकिन यूक्रेन ने उसको अपनी समझ रहा है, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये रशिया इधर इंगेज हुआ है। उधर जॉर्जिया के अंदर हंगामे हैं, उधर जो है वो एक खाली पैसिफिक मिल गया है इस वक्त रशिया चाइना को, जिसमें एक मुल्क इंतहाई बेचैन है और उसका नाम है ताइवान। हम जिसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन ताइवान ये सोच रहा है कि जापान, साउथ कोरिया, ये सारे मामलात अब इसमें जो है वो उन्होंने थोड़ी सी पिछले दिनों ताइवान के सदर जो है वो घूमते फिरते उन्होंने जाना था पलाओ और वो मार्शल आइलैंड, तो उन्होंने कहा रास्ते में मैं 2 दिन रुक जाता हूँ ना, ज़रा अमेरिका रुक के ज़रा चहलकदमी कर लेता हूँ। तो चाइना ने उस पर बड़ा सख्त एतराज़ किया था कि ये आपने कैसे है वहाँ पे। तो ताइवान का वो जो हुक्मरान है वो भी डरे हुए हैं कि भाई इस वक्त पता चला मुझे दबोच लिया किसी ने आके चारों तरफ से। तो एक बड़ा टर्मोइल है। फिर वही बात पाकिस्तान पे गुफ्तगू का ख़ात्मा करते हुए चंद जुमले कि वाहिद चीज़ जो हमें सूट नहीं करती वो हमें इंतशार, अदम इस्तेकाम और सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल, ये जो अरेंजमेंट है इसके तहत इनमें से कोई एक चीज़ भी मुमकिन नहीं है। तो बराह करम ये है कि तमाम इश्यूज़ को, अब देखिए मदारिस का बिल है आगे, मतलब है कि मैं आपसे कहा ना कि वो इतने इश्यूज़ हैं कि वो जो एक सादा से इस वक्त कवानीन, आपके जो बुनियादी कवानीन, आपका जो आइन है, जो बुनियादी उसमें जो बातें हैं ना, उन पे वापस जाके ये बखेड़े सारे ख़त्म करें और ये मुल्क को आगे लेके निकलें। उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता ये हालात पक्ष, और मैं तो बड़ा दाद देता हूँ कि कौम सारी और पार्लियामेंट भी है आपकी जो है वो अदालतें काम कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। मुल्क इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से कोशिश हो रही है, ये अब जो हालात मुल्क में हैं, लेकिन ये अच्छे भी नहीं हैं हालात किसी तरह। इंटरनेट बंद है, कभी कुछ लोगों को मतलब है कि बेचैनी है लोगों के अंदर, जैसे होता है ना कि एक खामोशी हो गई है, लेकिन एक तूफ़ान सा लोगों के अंदर भरा हुआ है, गुस्सा भी है, नफ़रतें, पोलराइजेशन भी हो गई है। इसको किसी तरह से ख़त्म करें और पारा चिनार के अंदर जो वाक़यात जन्म दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपस में बैठ के कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, इस तरह इसको बड़े लेवल पे कर लें। कोई अगर पीपल्स पार्टी ना बुलाए, मौलाना साहब बुला लें शायद, तो उसमें सारे लोग चले जाएं, मतलब बैठ के इस मामले से, इस उलझन से निकलें, क्योंकि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। 90 की दिहाई नहीं है, ठीक है ना, ये कि इस वक्त ज़रा सा भी आप टर्मोइल पैदा करते हैं तो वो पता हाथ से निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो सीरिया आप देखें ना, सीरिया में कौन सी कुव्वत है, प्रॉक्सी आ गई, कैसे आ गई, वो कब्जा करती चली गई, टर्की पीछे है, टर्की ईरान से बात कर रहा है, वो ईरान तो वो आउट हो गए लोग। तो अब ये है कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़रूरत है इस बात की। हम तो खैर ऐसे हालात हमारे नहीं है, बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन फिर भी इंतशार हमें ज़रूरत नहीं करता। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।